नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। दिल्ली हिंसा मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी समुदाय या पार्टी से हो संबंधित। दिल्ली के कुछ हिस्सों में हाल की कानून व्यवस्था की स्थिति पर राज्यसभा में हुई चर्चा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान। कहा, एनपीआर और सीएए पर फैली भ्रांतियां दूर करने की जरूरत। विपक्ष के नेताओं को चर्चा के लिए किया आमंत्रित। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता दूसरा संशोधन विधेयक 2020 राज्यसभा से पारित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सरकार मकान खरीदारों के अधिकार और एमएसएमई के हितों को सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध। खनिज विधि संशोधन विधेयक 2020 को भी सदन से मंजूरी। कोयले के आयात में कमी और अर्थव्यवस्था को मिलेगी रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोरोना वायरस को लेकर लोगों से सावधानी बरतने की अपील। ट्वीट कर कहा, सरकार पूरी तरह से सतर्क, एहतियात के तौर पर उठाए कई कदम। विदेश मंत्रालय ने विदेशों में रह रहे भारतीयों को जहां हैं वहीं रहने की दी सलाह। 15 अप्रैल तक सभी वीजा किए गए निलंबित। देश में अब तक कोरोना वायरस के 73 मामलों की पुष्टि। दिल्ली सरकार का स्कूल, कॉलेज और सिनेमा घरों को 31 मार्च तक बंद रखने का फैसला। एयर इंडिया ने रोम, मिलान और सियोल के लिए सभी उड़ानें की रद्द। कोरोना वायरस के वैश्विक महामारी घोषित करने पर दुनिया भर के शेयर बाजार में भारी गिरावट। खेल आयोजनों पर भी असर। छब्बीस मार्च को राज्यसभा की 55 सीटों के चुनाव के लिए कई दिग्गज नेताओं ने आज दाखिल किया नामांकन। महाराष्ट्र से केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, उदयनराजे भोसले और मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह ने भरा पर्चा। बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया का भोपाल पहुंचने पर एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय तक शानदार स्वागत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली हिंसा के मामले की वैज्ञानिक तरीके से जांच की जा रही है। गुनहगारों की पहचान की जा रही है। 700 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। वो राज्यसभा में दिल्ली के कुछ भागों में हाल की कानून और व्यवस्था की स्थिति पर अल्पकालिक चर्चा का जवाब दे रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली में हिंसा भड़काने के पीछे गहरी साजिश थी। इसके लिए हुई फंडिंग के तार की जांच हो रही है। सदन को और सदन के माध्यम से देश को भी विश्वास दिलाने चाहता हूं कि दंगों के करने वाले, दंगों के लिए जिम्मेदार लोग और दंगों के लिए षड्यंत्र करने वाले लोग, चाहे किसी भी जाति के हो, किसी भी मजहब के हो, किसी भी पार्टी के हो, उनको बख्शा नहीं जाए। जो भी दोषित होगा उसको एक पारदर्शी वैज्ञानिक जांच के आधार पर कानून की अदालत के सामने खड़ा किया जाएगा। और सिर्फ खड़ा नहीं किया जाएगा, प्रोसिक्यूशन एजेंसी जब तक कानून उनको दंडित न करे तब तक की सारी व्यवस्थाओं की चिंता बहुत गंभीरता और संजीदगी के साथ करेगी। गृह मंत्री ने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से दंगाइयों से जुर्माना वसूलने का एक प्रस्ताव भी भेजा गया है। हमने लंबे समय तक इसका रिपीटेशन न हो, इसके लिए दिल्ली में दंगाइयों से जुर्माना वसूलने के लिए भी एक प्रस्ताव रजिस्ट्रार जनरल दिल्ली हाई कोर्ट को हमने दे दिया है। क्लेम कमिश्नर की नियुक्ति। मान्यवर, आपके माध्यम से सदन को और देश को आश्वस्त करना चाहता हूं, ऐसी कोई चीज नहीं करी जाएगी जिससे दंगा करने वाले को, किसी भी साइड का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जाति का हो, इसको किसी भी प्रकार की रियायत मिल जाए। ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा।
देश में सीएए, एनपीआर और एनआरसी को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को लेकर भी गृह मंत्री ने सदन में अपनी बात रखी। उन्होंने एनपीआर और सीएए पर फैली भ्रांतियां दूर करने की जरूरत बताई और विपक्ष के नेताओं को चर्चा के लिए आमंत्रित किया। एनपीआर के लिए आप मेरे साथ कभी भी गुलाम नबी साहब आइए, 1 या 2 दिन की प्रायोरिटी में मैं आपको समय दे दूंगा और हम सार्थक चर्चा करेंगे, अधिकारियों को भी उपस्थित रखेंगे जिससे सारे भ्रमों का निरसन हो जाए। और बाद में मैं ये विनंती सारे विपक्षी दलों को करता चाहूं, बहुत हो गया, सीए और एनपीआर पर भ्रांति बंद करने का समय आ गया है। इससे पहले विभिन्न दलों के सांसदों ने चर्चा में हिस्सा लिया। विपक्षी दलों के सांसदों ने दिल्ली के कुछ इलाकों में हिंसा होने के पीछे पुलिस की नाकामी करार दिया, साथ ही मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग की। आप प्लीज मत होने दीजिए ये, क्योंकि आप तो कहते हैं सबका विश्वास, सबका साथ, और कहीं ऐसा ना हो कि वो सबका विश्वास आप जो चाहते हैं आप ही पे ऊपर विश्वास उठ जाए। हम नहीं चाहते, हमारी सरकार है, वो विश्वास हम चाहते हैं कि बरकरार रहे। जो कुछ हुआ, तमाम संगठनों के अकाउंट में पैसा आया और समय समय पे निकलता गया और उसी के साथ बहुत कुछ दिखता चला गया। क्या ये हमें समझ में नहीं आता कि यह षड्यंत्र कहां से शुरू हो रहा है? और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जब ये चीज आई है ना, अगर यह इस तरह की षड्यंत्र हमारे पड़ोस में की जा रही है तो कभी सीधे नहीं आता है, वो एक आवरण लेके आता है। Today, I also want young India to take a look at the pictures of a judge when he's transferred from Delhi. Look at those pictures. You don't need a single word more to say. Enough said. It's another matter, then you'll also get threatened in one floor of the house. Where are we headed, sir, today? Of course, these governments has achievements. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता दूसरा संशोधन विधेयक 2020 राज्यसभा में चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक पर चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इससे अंतिम विकल्प वाले वित्त पोषण के संरक्षण से वित्तीय संकट का सामना कर रहे सेक्टर्स में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। लोकसभा से इस विधेयक को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। कानून बनने के बाद ये विधेयक इससे संबंधित अध्यादेश का स्थान लेगा। विधेयक में दिवाला कानून के तहत शुरू की गई समाधान प्रक्रिया के दौरान कॉर्पोरेट के हितों की रक्षा के प्रावधान हैं। NCLT has disposed of 43,102 cases. Out of that, 64,523. Out of the total 64,523, the government is fully seized of the difficulties which home buyers are going through. And we have shown clear proactive initiatives that we have taken to sort out the cases which are lying unfinished. Third, for the home buyers, because there was this kind of a indication from some members' speech that you're taking care of the big interests, the promoters of big projects, but you're not bothered about home buyers. That's not true at all, I want to assure the House. What has got to be done in terms of completion of those incomplete, languishing projects, and that is the reason why we have come up with a project, a single window mechanism. इससे पहले विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए सदस्यों ने कहा कि छोटे उद्योगों के हितों के अनुरूप बदलाव होने चाहिए, जिससे देश में रोजगार के अवसर सृजित हो सकें और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिल सके। You cannot treat the MSME sector on par with the big corporates for whom the IBC is really meant. And the basic point is that the MSME becomes sick not because of any willful default, but because of competitive pressures, because of family problems, because of cash flow problems, and most importantly, because of delayed payments. If there is a single person files a case against that particular company or particular group, all the activities will come to a halt. This is not a good thing. So very rightly it has been given that there should be, it should not be very easy that anybody can file the petition and then the whole thing comes to a halt.
big companies have huge outstandings of water tax and electricity dues in the states. Now, those are state government receipts, those are municipal receipts. Now, if you waive those off while when a new management comes, the state government would be left high and dry, the municipal bodies would be left high and dry. Whether that would be acceptable is something that one has to consider. राज्यसभा से आज खनिज विधि संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया। विधेयक में कोयला खदानों के पट्टे संबंधी नियमों और आवंटन संबंधी प्रावधानों को स्पष्ट किया गया है। इसके जरिए खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 और कोयला खान विशेष उपबंध अधिनियम 2015 में संशोधन का प्रावधान किया गया है। We have to produce the coal which is, we have the reserve, and we should see that the import is reduced. By that, we can produce more electricity, and by that, to the extent, we can reduce the import of oil also. The process should be fast-tracked so that our natural resources can be used, and by that, the economy will grow. CIL will be strengthened, and I have given the target to the CIL, and new CMD has also come, 1 billion ton production by 23-24. इससे पहले विभिन्न दलों के सांसदों ने चर्चा में हिस्सा लिया और विधेयक को लेकर अपने विचार और सुझाव सदन में रखे। It also allows global players to come in this sector, invest in this sector through the FDI route, and that's the way the FDI is going to be attracted. But the other factors that practically come with the baggage of FDI has to be looked into objectively, and that has not been taken care of in this particular bill. So it's a very timely ordinance which, Honorable Minister, I really thank you for bringing this, and it has given confidence in the entire steel sector that yes, the government is aware of the issues, it is willing to bite the bullet and willing to take the timely actions. The government should make sure that the surrounding factors are enabling in nature, like the kind of coal blocks offered, the infrastructure available, the government's ability to ease the regulatory hurdles, such as the process of obtaining clearances and clearing of mining plans and leases. और बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आयुष्मान भव में कॉल कीजिए शनिवार सुबह 11 से 12 बजे। हमारे फोन नंबर हैं 011-2309-4013 और 011-2309-4014। सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। देखिए मेरे साथ देश देशांतर रात 8:30 सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने और इससे बचाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा है कि कोरोना को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में केंद्र सरकार का कोई भी मंत्री विदेश यात्रा पर नहीं जा रहा है। मैं अपने देशवासियों से भी गुजारिश करता हूं कि अगर जरूरत ना हो तो वो विदेश यात्रा पर ना जाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमको सभाओं में जाने से बचना चाहिए। इस तरह हम कोरोना वायरस को फैलने से रोक सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिलाया कि कोरोना वायरस को लेकर सरकार पूरी तरह से सतर्क है। सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियात के तौर पर कई कदम उठाए गए हैं। कोरोना वायरस के मद्देनजर वीजा रद्द किए गए हैं। देश में कोरोना वायरस के 73 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इनमें केरल के वे 3 मामले भी शामिल हैं जिनमें रोगियों को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस की पुष्टि वाले मामलों में प्रभावित लोगों को घर में ही अलग रखने के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। यात्रा करने वालों में कोरोना वायरस के संदिग्ध लक्षण पाए जाने पर उन्हें जल्दी से अलग रखकर निर्धारित स्वास्थ्य केंद्रों में ले जाया जाना चाहिए। साथ ही मंत्रालय ने खांसी, बुखार या सांस में तकलीफ जैसे लक्षण दिखने की हालत में मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। रोगी को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में या फिर
0112397846 पर सूचित करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र ने एहतियात के तौर पर कई कदम उठाए हैं। 948 लोगों को विदेशों से लाया गया है। सभी यात्रियों का 30 हवाई अड्डों पर व्यापक रूप से परीक्षण किया जा रहा है। इसी तरह 12 प्रमुख बंदरगाहों और 65 गैर प्रमुख बंदरगाहों पर पहुंचने वाले जहाजों के लिए परीक्षण शुरू किया गया। प्रधानमंत्री खुद हालात की निगरानी रख रहे हैं। India has always prioritized the safety and welfare of citizens abroad and mounted timely evacuation of its citizens starting 1st February 2020 from COVID-19 affected countries. So far, the Government of India has evacuated 948 persons with 900 Indian nationals along with 48 belonging to other nationalities like Maldives, Myanmar, Bangladesh, China, US, Madagascar, Sri Lanka, Nepal, South Africa and Peru. In addition, 83 evacuees from Italy who arrived yesterday have been housed at Manesar facility for quarantine. All patients in the hospitals are being treated and reported to be stable. On the directions of Honorable Prime Minister, a high-level group of ministries was also constituted to constantly monitor the situation and evaluate preparedness and formulate measures regarding management of COVID-19 in the country. इस बीच भारत ने 15 अप्रैल तक सभी वीजा निलंबित करने का फैसला लिया है। हालांकि राजनयिक, सरकारी, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, एम्प्लॉयमेंट और प्रोजेक्ट वीजा को इससे छूट दी गई है। साथ ही OCI कार्ड धारकों को दी जाने वाली वीजा मुक्त यात्रा की सुविधा पर भी 15 अप्रैल 2020 तक के लिए रोक लगा दी गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इटली और दक्षिण कोरिया से भारत आने वाले सभी लोगों को कोरोना पीड़ित नहीं होने का सर्टिफिकेट लाना जरूरी होगा। किसी भी भारतीय एयरपोर्ट पर आने वाले सभी लोगों को अपनी पूरी यात्रा का विवरण देना होगा, लेकिन अगर कोई विदेशी इसकी जानकारी देने से मना करता है तो उसे एयरपोर्ट से ही वापस लौटा दिया जाएगा। भारत ने विदेश से आने वाले सभी लोगों को भारत न आने की सलाह दी है, चाहे वो भारतीय हों या विदेशी। भारत ने सलाह दी है कि वे यथासंभव कोशिश करें कि जहां हैं वहीं रहे। अगर उनका भारत आना बहुत जरूरी ना हो तो ना आएं और अपनी यात्रा टाल दें। इटली से आने के इच्छुक भारतीय लोगों की जांच के लिए मेडिकल टीम शुक्रवार की सुबह इटली पहुंच जाएगी और कोरोना की जांच में नेगेटिव पाए जाने पर लोगों को भारत आने की इजाजत दी जाएगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि IPL जैसे बड़े खेल कार्यक्रमों के बारे में उनके आयोजकों को ही निर्णय लेना होगा कि इस स्थिति में वे इसे आयोजित करें या नहीं। Generally, our advice is that wherever Indians are, it's better to stay put, because one will never know that whether you are carrying the symptoms of it, because it might become prominent after certain days, number of days. So it is advisable for wherever our people are to stay put, and then only have to travel if there are compelling reasons to come to India. And we hope that this infection will die down very soon, and then they'll be able to have normalcy restored. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर घातक कोरोना वायरस के प्रसार के बारे में जानकारी दी और इससे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की आवश्यकता पर बातचीत की। डाउनिंग स्ट्रीट ने कहा कि महामारी को रोकने संबंधी उपायों पर बातचीत के अलावा दोनों नेताओं ने भारत ब्रिटेन सहयोग को मजबूत करने पर भी चर्चा की। दिल्ली सरकार ने कोरोना को महामारी घोषित कर दिया है। सरकार ने 31 मार्च तक सभी स्कूल, कॉलेज और सिनेमा घरों को बंद करने की घोषणा की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कोरोना के खतरे को देखते हुए सभी सिनेमा हॉल को 31 मार्च तक बंद किया गया है। इसके अलावा जिन स्कूल और कॉलेजों में परीक्षाएं नहीं चल रही हैं, उनको भी 31 मार्च तक बंद किया गया है। सभी सिनेमा हॉल्स 31 मार्च तक के लिए बंद किए जा रहे हैं। सभी स्कूल्स और कॉलेजेस जहां पे एग्ज़ाम्स नहीं है, जो एग्ज़ाम्स हैं बस वो चलते रहेंगे। बाकी सभी स्कूल्स और कॉलेजेस 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिए जाएंगे। जो क्वारंटाइन करने के लिए सफिशेंट बेड्स हम लोगों के पास हैं, मतलब अगर किसी को आइसोलेशन में रखना है, क्वारंटाइन करना है, तो उसके लिए सफिशेंट बेड्स का इंतज़ाम किया गया है।
कोरोना वायरस से बचाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एहतियातन राष्ट्रपति भवन को आगंतुकों के लिए अगली सूचना तक बंद कर दिया गया है। साथ ही राष्ट्रपति भवन, संग्रहालय परिसर और चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी अगली सूचना तक आम लोगों के लिए नहीं खुलेंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 4500 को पार कर गई है। ये वायरस दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। चीन में अब तक 3169 मौतें हो चुकी हैं। पहली बार वुहान में संक्रमण का मामला सिंगल डिजिट तक पहुंचा है। बुधवार को यहां केवल 8 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 महीने के लिए सभी यूरोपीय देशों से अमेरिका की यात्रा पर रोक लगा दी है। हालांकि इस प्रतिबंध में ब्रिटेन शामिल नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये पूरी दुनिया का दुश्मन है और हमें इसे जल्द से जल्द और सुरक्षित तरीके से हराना होगा। वहीं ईरान में कोरोना वायरस से 75 और मौतें होने से मरने वालों की तादाद 429 पहुंच गई है। लोकसभा में कोरोना वायरस को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बयान दिया। उन्होंने बताया कि संदिग्ध मरीजों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। 30 एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की जा रही है। बाहर से आने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है। खासतौर से विदेश से आए लोगों पर नजर रखी जा रही है। लापरवाही ना हो, इसके लिए पूरे इंतजाम हैं। हर राज्य से रिपोर्ट ली जा रही है। देश में अब तक कोरोना के 73 मामले सामने आए हैं। हमारे इस समय देश में 51 लेबोरेटरीज और 56 जगह पर जो है कलेक्शन सेंटर्स, यानी मोर देन 100 प्लेसेस पर हमारी ये एक्टिविटी कोऑर्डिनेट हो रही है। वी वेंट अप टू द एक्सटेंट कि जब ईरान गवर्नमेंट ने कहा कि वो जो वहां पर लोग हैं उनको टेस्ट वगैरह करने का उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, दे कांट हेल्प अस ऑन अकाउंट ऑफ दैट इशू, हमने यहाँ से अपने वैज्ञानिक भेजे। हमने यहाँ से अपनी पूरी की पूरी लैब, which is not a simple thing, but you can say the weight of the whole lab is in tons, वो सारा का सारा वहाँ भेजा और अपने वहाँ कोशिश किया कि कस्टम से क्लियरेंस करके हम लैब को एस्टैब्लिश वहाँ पर कर दें और बाद में उस लैब को ईरान को ही डोनेट कर दें। अभी वो कस्टम से क्लियरेंस वगैरह का प्रोसेस जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री करे, बट व्हेन वी सॉ दैट देयर वाज अ डिले इन दैट, वी डिवाइज्ड एन ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म जिसमें वहाँ से हमारे वैज्ञानिक वहाँ के लोगों का सैंपल जो है कोल्ड चेन को मेंटेन करके जो उनका थ्रोट का स्वैब है उसको यहाँ लेके आते हैं। यहाँ से हम उसको टेस्ट करते हैं और जिनके नेगेटिव्स आ रहे हैं उन नेगेटिव्स को हम जो है वापस जो है पैसेंजर्स को यहाँ पर वापस ला रहे हैं, उनको क्वारंटाइन कर रहे हैं। इससे पहले लोकसभा में कोरोना वायरस पर बोलते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सरकार विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। It is natural that there would be situations of different degrees of gravity in different parts of the world. As a government, we will assess these in terms of their urgency and seriousness and respond accordingly. As the House would have noted, where specific interventions are required, as in the case of Wuhan in China, the Diamond Princess crew in Japan, or now the pilgrims in Iran, we will take necessary action. But these are exceptional situations that require exceptional response. At this time, travel in itself is not recommended as it only heightens risks. 17 राज्यों की राज्यसभा की 55 सीटों के लिए 26 मार्च को होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी ने आज 5 और उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी ने हरियाणा से रामचंद्र जांगड़ा और दुष्यंत कुमार गौतम, हिमाचल प्रदेश से इंदु गोस्वामी, महाराष्ट्र से भगवत कराड और मध्य प्रदेश से सुमेर सिंह सोलंकी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं महाराष्ट्र से केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, उदयनराजे भोसले और मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया है। जबकि बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने भी अपने कोटे की 2 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम तय कर लिया है। पार्टी ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और रामनाथ ठाकुर के नाम पर मुहर लगाई है। इसके अलावा बिहार से आरजेडी ने 2 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। पार्टी ने वरिष्ठ नेता प्रेमचंद्र गुप्ता और अमरेंद्रधारी सिंह को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। 26 मार्च को 17 राज्यों की 55 सीटों के लिए चुनाव होगा, जिसके लिए शुक्रवार को नामांकन का आखिरी दिन है।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। अपने निवास पर आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने पंजाब विश्वविद्यालय के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के सभी शिक्षण संस्थानों में कम उम्र से ही बच्चों के बीच खेल संस्कृति को विकसित करना चाहिए। This is the need of the hour, to make this into a people's movement. It should not be confined to government, central or state. It should not be confined to universities or colleges. Every school, every college, every university must give utmost importance in promoting sports, in recognizing the talent among the children and give them special coaching and also encouragement. उपराष्ट्रपति ने शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए खेलों को अधिक महत्व देने और रोजगार प्रदान करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे युवाओं को खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत अपने आकार और जनसंख्या के बावजूद ओलंपिक जैसे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में पिछड़ रहा है, क्योंकि पहले खेलों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया था। इस वर्ष के खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों में पंजाब विश्वविद्यालय को 17 स्वर्ण, 19 रजत और 10 कांस्य पदक प्राप्त हुए हैं। Sports also encourage social cohesion, team spirit, competitiveness, and also it will improve confidence. I'm very happy to see these youngsters. You are all brimming with confidence because of the hard work you have put in. और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद देखिए हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर।